अक्सर आपने सुना होगा कि मैथ की अप्लाइड एप्लीकेशन कहाँ है, यानी आपने जो फार्मूलाज पढ़े हैं वो कहाँ इस्तेमाल होता है। वैसे बज़ाहिर तो कोई ऐसा साफ जवाब नहीं कि हम डायरेक्ट कह सकें कि ये फार्मूला इस जगह इस्तेमाल होता है या इस जॉब मार्केट के अंदर इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन क्या आपने कभी ये नहीं सोचा कि मैथ पढ़ने का ये कॉन्सेप्ट कैलकुलस का, वेक्टर का या इससे रिलेटेड डिसिप्लिन की किसी भी मैथ्स की ब्रांच का पढ़ने का मकसद ये ज़रूर है कि या ये हो सकता है कि एक्चुअली ये आपको एक क्रिटिकल थिंकिंग का एक ऐसा स्टेज देता है जिसमें आप किसी प्रॉब्लम को मल्टीपल सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट से सोचते हैं, या फिर कोई सॉल्यूशन अगर मौजूद हो तो आप उसे ऑप्टिमाइज़ करना चाहते हैं। और ऐसा ही है क्योंकि जो मैथ्स के टॉपिक हम सारे पढ़ते हैं, वो इसी मकसद के लिए पढ़ते हैं, ना कि किसी प्रॉब्लम को सिर्फ सॉल्व करना। ये चीज़ मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वेक्टर वैल्यूड फंक्शन यानी चैप्टर 12 में ऐसे ही कुछ हम पढ़ने वाले हैं। वेक्टर कैलकुलस में से मैं हूँ फ़हाद हुसैन और आप ये वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल फ़हाद हुसैन सीएस से देख रहे हैं। इससे रिलेटेड और प्रीवियसली तमाम वीडियोज़ मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है। फ़हाद हुसैन सीएस से सर्च करने के बाद आप मेरे चैनल पर आएँगे, इसके प्लेलिस्ट पर जाएँगे, जहाँ डिफरेंट डिसिप्लिन्स की वीडियो मौजूद है, वो चीज़ आप वॉच कर सकते हैं। जबकि कंटेंट रिलेटेड मटीरियल मेरे ब्लॉग फ़हाद हुसैन सीएस blogspot.com पर है। तमाम मटीरियल को फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ किया जा सकता है। तो चैनल पे अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, ताकि इसी तरह की चीज़ें हम बर वक़्त आसानी के साथ सीखते रहें। तो अगर हम स्पेस कर्व की बात करें, सिंपल स्पेस कर्व जिसमें हमने पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ द इक्वेशन को देखा था। वैसे हम इन पैरामीट्रिक इक्वेशन को x इक्वल टू एफ टी या y इक्वल टू जी टी के फॉर्म पे लिख सकते हैं, जो कि एक पैरामीट्रिक फॉर्म होता है। लेकिन अगर आप थोड़ी देर के लिए सोचें कि इसी पैरामीट्रिक फंक्शंस को या फॉर्म्स को मैं ऑर्डर ट्रिपल्स फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं, यानी एफ टी, जी टी या एच टी, तो एक्चुअली ये फॉर्मेट्स कुछ यूँ हो जाएंगे, एज लाइक दिस। और इस पे एफ ऑफ जी और एच जो होंगे वो कंटिन्यूअस फंक्शन होंगे ऑफ टी ऑन द इंटरवल आई, जबकि एक इंटरवल आई होगा जिस पे ये कंटिन्यूअस होंगे। तो हम स्पेस कर्व को तो आगे जाएंगे तो बात करेंगे क्योंकि एक न्यू टाइप का फंक्शन है। लेकिन बाय लुकिंग एट एग्जांपल ऑफ द स्पेस कर्व, ये न्यू टाइप ऑफ द फंक्शन एक्चुअली कॉल्ड, जिसमें ये तीन तरह के वर्जन्स होंगे, यानी थ्री वेरिएंट होंगे एक्स वाई और जेड के, इसे हम वेक्टर वैल्यूड फंक्शन कहते हैं। लेकिन एक्चुअली अभी तक ये हमें बात समझ में नहीं आई कि स्पेस कर्व तो हमें समझ में आ गया कि ये एक सेट ऑफ ऑर्डर पेयर है जिसपे दो एफ और जी फॉर्म फंक्शंस होते हैं। लेकिन वेक्टर वैल्यूड फंक्शन में ये तीन क्यों होते हैं और एक्चुअली हम इनपुट क्या देंगे तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा? देखो, एक इस तरह का फंक्शन जिसमें आप इनपुट भी एक वेक्टर दो और आपको आउटपुट भी वेक्टर मिले। सबसे पहले तो आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। जब हम यही वेक्टर वैल्यूड फंक्शन को एक प्लेन पर अप्लाई करते हैं, प्लेन का मतलब ये हो गया कि एक पेपर जिस जो कि 2D में या 3D में हो सकता है, उस पे अप्लाई करें। नॉर्मली हम यहाँ पर प्लेन को 2D से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, जो रेक्टेंगल फॉर्म का होता है। अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म आर ऑफ टी, यानी हमारे पास एक फंक्शन आर ऑफ टी का है जिसमें टी एक वेक्टर है, तो हमें एफ ऑफ टी आई चाहिए होगा और जी ऑफ टी जे चाहिए होगा, जो कि प्लेन फॉर्म पर होगा। लेकिन अगर यही चीज़ एक स्पेस पे, यानी एक बड़े इन्वायरमेंट पे जिसमें डिफरेंट वेक्टर्स मौजूद हैं, वो 2D में हो सकते हैं, 1D, 3D, 4D में हो सकते हैं, तो एक बड़े एनवायरनमेंट में हो तो हम उसे स्पेस कहते हैं। यहाँ पर इसकी जो डायमेंशन है वो 3 होगी। इट इज़ अ वेक्टर वैल्यूड फंक्शन वेयर द कंपोनेंट फंक्शन एफ जी एच आर रियल वैल्यूड फंक्शन। यहाँ पे जो कंपोनेंट एफ जी और एच होगा वो रियल वैल्यूड फंक्शन होंगे। किसके लिए? ऑफ द पैरामीटर टी। इस पैरामीटर टी के लिए वो रियल वैल्यूड फंक्शन होंगे। रियल वैल्यूड या फिर वेक्टर वैल्यूड फंक्शन आर सम टाइम डिनोटेड एज आर ऑफ टी, और इसे आर ऑफ टी में एफ ऑफ टी, जी टी और आर ऑफ टी इस तरह से लिखकर भी रिप्रेजेंट किया जा रहा होता है। एक्चुअली ये रिप्रेजेंटेशन है वेक्टर वैल्यूड फंक्शन की। अब जब ये रिप्रेजेंटेशन हमें समझ में आ गई तो इन रिप्रेजेंटेशन पे हमें कुछ क्वेश्चन में एंगल्स दिए जा सकते हैं, यानी आर साइन थीटा हो सकता है, कॉस थीटा हो सकता है। इधर वैल्यू वेक्टर फंक्शन के कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस उसमें इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जैसे अगर आप इस कर्व को देखें तो ये एक कर्व है जो इस तरह से हो रही है, तो इसके कुछ डिफरेंट पॉइंट्स हो सकते हैं। यानी अगर मैं स्पेस की बात करूं तो एक पेन ये हो सकता है पॉइंट, एक स्पेस पॉइंट ये हो सकता है, एक स्पेस पॉइंट ये हो सकता है। इसमें टी की वैल्यूज कुछ और होगी, यहाँ कुछ और होगी और यहाँ पर कुछ और होगी। इसी तरह अगर हम स्पेस की बात करें तो 3D में कुछ यूँ हो सकता है, एक्स वाई जेड पे एक पॉइंट ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। और अभी हम प्रीवियस सेशन पे भी देख चुके हैं कि जब हम प्लेन की बात करते हैं, इधर सिलेंड्रिकल फॉर्म हो या रेक्टेंगल फॉर्म हो, जो 11.7 पर हमने डिस्कस किया, तो वो कुछ इसी तरह से होता था। तो बिल्कुल वही चीज़ वेक्टर वैल्यूड में भी यहाँ पर आ रही होगी, जबकि कोऑर्डिनेट्स पर आप देखो तो यही चीज़ इससे आकर अटैच्ड हो रही है, जो कि बता रही है कि यहाँ पर क्या कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया।
देखो बेस चीज़ हमने यहाँ पर समझ लिया। अब एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं, हमें बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगा कि ये वेक्टर वैल्यूड फंक्शन किस तरह से स्केच होते हैं और इसे किस तरह से सॉल्व किया जा रहा होता है। तो हमारे पास पहली एग्ज़ाम्पल है स्केच अ प्लेन कर्व रिप्रेजेंटेड बाय अ वेक्टर वैल्यूड फंक्शन। हमें स्केच करना है प्लेन कर्व को जो कि वेक्टर वैल्यूड फंक्शन पे रिप्रेजेंट किया गया आर ऑफ टी दिस वन, ठीक है? जबकि जो टी है हमारे पास वो 0 से 2 पाई के दरमियान है। From the position vector RT, you can write the parametric equation in this form. ठीक है, जो हमें इक्वेशंस दी गई थी हम उसे पैरामेट्रिक फॉर्म पर इस तरह से लिख सकते हैं। और जब हम इस तरह से लिख सकते हैं तो सॉल्विंग फॉर द cos t and sin t using the identity this one according to the trigonometric functions cos t and sin t पे cos squared theta और sin squared theta equal to 1, थीटा को हमने t से रिप्लेस कर दिया। तो this equation produced the actually a rectangular equation, these equations. So based on this we can write the equation this x square upon 2 square plus y square upon 3 square equal to 1. So the graph of this rectangular equation of the ellipse is shown in the 12.2. The curve has a clockwise orientation. That is as t increase from 0 to 2 pi. Okay. So the position vector rt move clockwise and its terminal point trace the ellipse. अच्छा, ये जो पैराग्राफ है ना, देखो ये जो पैराग्राफ है इसमें इन्होंने सबसे पहले ये कहा कि जो कर्व है हमारे पास वो क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन कर रहा है। तो आप देखो ये कर्व है, ये क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन कर रहा है इस तरह से, ये एंगल है इसका जो रोटेशन बता रहा है इस तरह से। लेकिन द पॉइंट इज दैट अदर कि जो टी है वो इंक्रीज कर रहा है 0 से 2 पाई। अब 0 से 2 पाई देखो ना तो कुछ यूं बनता है, यूं 2 पाई बनता है, ठीक है? हाफ पाई होता है और कंप्लीट सर्कल पे 2 पाई होता है। मैं माउस यूज कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा कर्व डिस्टर्ब बनेगा। सो इसमें जो आर ऑफ टी है वो मूव हो रहा है क्लॉकवाइज, जो आर ऑफ टी है वो हो रहा है क्लॉकवाइज रोटेशन, ठीक है? इसकी रोटेशन किस तरह से हो रही है? क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज आप देखो तो ये देखो, ये एक रोटेशन है, फिर यूं गया, एक और रोटेशन मिला, एक और रोटेशन मिला, एक और रोटेशन मिला, इस तरह से ये रोटेशन बनते जा रहा है। तो इसी टर्मिनल पॉइंट को एक्चुअली हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो एलिप्स है वो ट्रेस हो रहा है इस तरह से। और ये पॉइंट किस तरह से बना? ये पॉइंट बना इस आर ऑफ थीटा इक्वेशन के जरिए से जो हमें क्वेश्चन में दिया गया था। ओके, द सेकंड एग्जांपल इज स्केचिंग द स्पेस कर्व। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पर हमें स्पेस कर्व को स्केच करना है, जबकि वेक्टर वैल्यूड जो फंक्शन है वो हमें दिया गया है। अगर आप फंक्शन को देखें, आई एम गोइंग टू जूम इट नाउ। आर ऑफ टी 4 cos t ऑफ i, जिस तरह से हम वेक्टर स्पेस के अंदर बेसिक डेफिनेशन पे समझते थे कि i, j और k नोटेशन पे हम इसे लिख सकते हैं, वेक्टर वैल्यूड को भी वैसे लिखा गया है। और cos थीटा, sin थीटा और t ऑफ k, थीटा को t से रिप्लेस करके लिखा गया है, जबकि t की वैल्यू 0 से 4 पाई के दरमियान है। अब हमें क्योंकि स्पेस कर्व को रिप्रेजेंट करते हुए वेक्टर वैल्यूड फंक्शन को स्केच करना है, तो फ्रॉम द टू पैरामेट्रिक इक्वेशन x इक्वल टू 4 cos t and y इक्वल टू 4 sin t, you can obtain this one। यानी अगर हम 4 cos t और 4 sin t को यूज करें तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर के रिस्पेक्ट से हमें 16 वैल्यूज यहाँ पे मिल जाएगी। The more important thing are here, this means that the curve lies on the right cylindrical radius of R4, where the values of the R equal to 4, center about the z-axis. To locate the curve on this cylindrical, you can use the third parametric equation z equal to t. पहले तो हमने ये देखा कि जब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 16 के बेस पर हमें ये इक्वेशन मिलती है, जिसको हम रेक्टेंगल इक्वेशंस कह रहे हैं, वेक्टर वैल्यू से रेक्टेंगल फॉर्म मिला, तो ये एक राइट सर्कुलर सिलेंडर बना रहा है जिसकी आर की वैल्यूज क्या होगी? 4 होगी। अब हमें जो थर्ड फॉर्म है यानी एक थर्ड पैरामेट्रिक इक्वेशन चाहिए, तो उसके लिए हम z इक्वल टू टी इस्तेमाल करेंगे फ्रॉम द बेस ऑफ द वेक्टर वैल्यूड फंक्शन। तो अब फिगर 12.3 को अगर देखा जाए तो ये देखो, ये इसका इनिशियल स्टेज है जो एक हेलिक्स का शेप बनाता है। हेलिक्स एक्चुअली एक ज्योमेट्रिकल शेप्स है जो डीएनए के स्ट्रक्चर को भी रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो अब यहाँ पर जब वैल्यूज इस्तेमाल की ना हमने 4 cos t, 4 sin t और t के, तो वो इस तरह से हेलिक्स शेप्स बना रहा है। अगर आप नीचे से इस तरह से देखो तो ये इस तरह से हेलिक्स बनाते हैं, वो ऊपर की तरफ जा रहा है। सो नोट दैट द t इंक्रीजेस फ्रॉम 0 टू 4 पाई। ये 0 से 4 पाई की तरफ इंक्रीज कर रहा है क्योंकि नीचे 0 वैल्यूज है और ऊपर जाके 4 पाई हो रही है एट द पॉइंट x y z। Spirals up the cylindrical to produce a helix shapes. As we discussed, a real life example of the helix is shown in a drawing of the lower left. Okay, that is one of the proper DNA example जहां पर हम इस चीज को देखते हैं। अब देखो यहाँ पर ये चीज समझने के बाद अगर एग्जाम्पल एंड 1, 2 को देखा जाए, जो अभी हमने पहले देखा था और अभी हम एग्जाम्पल 2 देख रहे हैं, तो इसमें जो ये रिप्रेजेंटेशन है वेक्टर वैल्यूड की, वो इस दो इक्वेशन के जरिए से इजिली कवर्ड की जा सकती है। यानी x इक्वल टू 2 प्लस टी, y इक्वल टू 3t एंड z इक्वल टू 4 माइनस टी, जो हमने इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करके लिखा है। और जब हम इसको वेक्टर फॉर्म पे लेकर आते हैं तो वो कुछ ये इक्वेशन बन जाती है, 2 प्लस टी i, 3tj और 4 माइनस टी के फॉर्म पर ये मिल सकती है।
तो दैट्स अबाउट द वेरी सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्केचिंग ए स्पेस कर्व, जो कि थोड़ा सा लॉजिकल ज़रूर था, लेकिन हमें समझना ये है कि वेक्टर वैल्यूड फंक्शंस को रिजॉल्व कैसे किया जा रहा है, उसके इश्यूज को कैसे देखा जा रहा है। अनदर वन, रिप्रेजेंटिंग अ ग्राफ बाय अ वेक्टर वैल्यूड फंक्शन। अब हमें वेक्टर वैल्यूड फंक्शंस की ग्राफिकल विजुअलाइजेशन करनी है। तो रिप्रेजेंटिंग द पैराबोला गिवन बाय y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय द वेक्टर वैल्यूड फंक्शंस, हमें रिप्रेजेंट करना है एक सिंपल पैराबोलिक इक्वेशन को जो कि एक्स स्क्वायर प्लस वन पे है, और हम इसे वेक्टर वैल्यूड फंक्शंस के फॉर्म पर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो ऑल्दो देयर आर मेनी वे टू चूज द पैरामीटर t, a natural choice is to let x equal to t and y equal to t square plus 1. So we are using a logic of this thing. We are using the logic of this thing. So based on this thing, अगर हम x square plus 1 को वेक्टर वैल्यूड के फॉर्म पर लेकर आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा t of i प्लस टी स्क्वायर प्लस वन जे। ये इसका वेक्टर वैल्यूड फंक्शन हो गया। अब क्योंकि हम जानते हैं कि जब सिंपल हम एक एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाते हैं ना, थोड़ा सा जब मैं रफ स्क्वायर बना के दिखाऊं तो वो कुछ यूं होता है इस तरह से, क्योंकि इसके साथ प्लस वन भी है तो ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो क्या मैं इस तरह से ग्राफ बना सकता हूँ, एज लाइक दिस, ठीक, इस तरह से ग्राफ बन जाएगा। बिल्कुल एग्जैक्ट देखो आप यहाँ पर विजुअलाइजेशन है इसकी, ठीक है। टी इक्वल टू 0, टी इक्वल टू 1, टू टी नेगेटिव पे आ जाओगे तो इस तरफ चला जाएगा। तो एग्जैक्ट ये जो ग्राफ है वो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन का है, जो कि यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है 12.4 पे। अनदर वन, आप इसी तरह से मल्टीपल एग्जांपल्स देख सकते हैं। हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे इसी सेक्शन के, क्योंकि हमने समझ लिया है कि ग्राफ को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, स्केच कैसे किया जाता है, और इसी तरह से प्लेन कर्व पे स्केच किस तरह से होती है और स्पेस कर्व के अंदर उसकी स्केचिंग किस तरह से होती है। इसके बाद लिमिट एंड कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट है। हम जब इंटीग्रेशन या कैलकुलस से स्टार्ट करते हैं तो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है जहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कि इंटीग्रेशन क्या है, डेरिवेटिव क्या है, एंटी डेरिवेटिव क्या है, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी क्या चीज़ है। बिल्कुल इसी तरह से लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी को हम वेक्टर वैल्यूड फंक्शन में भी देखते हैं, और बिल्कुल इसी तरह से इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन को भी हम वेक्टर वैल्यूड में पढ़ेंगे, जो कि नेक्स्ट सेशन पे हमारा पार्ट भी है। तो many techniques and definition used in the calculus for real valued functions can be applied to the vector valued functions. So based on this, if we have a vector valued function, so we can sum two vector valued function in a form of the limits. Okay, तो उसकी लॉजिक क्या किस तरह से हो सकती है, ये हमारे पास, I'm going to decrease the thing, here it is, हमारे पास दो वेक्टर वैल्यूड फंक्शन है। तो हमने फर्स्ट वाले को ऐड किया सेकंड वाले के साथ, और फिर उसके बाद हमने आई को यहाँ पर कॉमन लेकर इसको सेपरेट कर लिया, और अगर हम डिफरेंस कर रहे हैं तो सेम लॉजिक के साथ करेंगे, और फिर हम कॉमन ले लेंगे आई की वैल्यूज को। सिंपली स्केलर मल्टीप्लिकेशन और स्केलर डिवीजन की लॉजिक को भी यहाँ पर यूज़ किया जाएगा। सी यहाँ पर कांस्टेंट है, जो कि स्केलर वैल्यूज है उसे इस तरह से लिखा जा सकता है, क्योंकि वेक्टर वैल्यूड वेक्टर ही के फॉर्म पर है, तो जो वेक्टर की प्रॉपर्टीज या फीचर्स होते हैं वो यहाँ पर अप्लाई हो रही है। बिल्कुल इसी तरह से कांस्टेंट से उसे डिवाइड करके भी लिखा जा सकता है। अब इसके बाद डेफिनेशन ऑफ द वेक्टर वैल्यूड फंक्शंस आती है यहाँ पर, जो एक्यूरेटली डेफिनेशन को रिप्रेजेंट करता है कि इफ आर इज अ वेक्टर वैल्यूड फंक्शन सच दैट आर ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ टी आई एंड जी ऑफ टी जे। ये हमारे पास वेक्टर वैल्यूड फंक्शंस की एक्चुअल डेफिनेशन है। लेकिन अगर हम इस वेक्टर वैल्यूड फंक्शंस को एज अ प्लेन का मतलब ये होता है कि 2D फॉर्मेट ऑफ द पेपर है, जिसमें 2D फॉर्मेट्स बन सकते हैं, 3D बन सकते हैं, लेकिन जब मैं स्पेस की बात करता हूँ तो एक बड़े इन्वायरमेंट की बात होती है। तो क्योंकि हम प्लेन को नॉर्मली 2D से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो जब मैं एफ ऑफ टी ऑफ जी ऑफ टी पर लिमिट अप्लाई कर रहा हूँ तो टी टेंड टू ए यहाँ पर अप्लाई किया जाएगा, और आप देखें यहाँ पर हम लिमिट टी ऑफ ए पे यानी टी पर ए अप्लाई कर रहे हैं, यानी टी टेंड कर रहा है ए की तरफ, और इसी तरह जी ऑफ टी पे हमने अप्लाई किया। तो प्रोवाइडेड एफ एंड जी हैव द लिमिट टी टेंड टू ए। सेम फॉर द स्पेस, यहाँ पर 3 डायमेंशन हो जाते हैं आई जे के, जो एच ऑफ टी से रिप्रेजेंट हो रहा होता है, और यहाँ पर भी टी टेंड टू ए अप्लाई किया जाएगा। अब हमने डेफिनेशन ऑफ द लिमिट ऑफ द वेक्टर वैल्यूड फंक्शंस यहाँ पर समझ लिया है कि अगर हमारे पास वेक्टर वैल्यूड फंक्शन होंगे तो उसमें लिमिट्स की प्रॉपर्टीज किस तरह से अप्लाई की जाएगी। फिर उसके बाद हमारे पास सेकंड कॉन्सेप्ट आता है डेफिनेशन ऑफ द कंटिन्यूटी ऑफ अ वेक्टर वैल्यूड फंक्शन। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब हमें कंटिन्यूटी बतानी है वेक्टर वैल्यूड फंक्शंस की, और पहले हमने बताया कि लिमिट क्या है, ठीक है, लिमिट्स हमने बता दिया, अब हम उसकी कंटिन्यूटी बता रहे हैं। तो अ वेक्टर वैल्यूड फंक्शन आर इज अ कंटिन्यूअस ऑन अ पॉइंट गिवन बाय टी इक्वल टू ए if limit r of t exist as t is tend to a। यानी हम अपने वेक्टर फंक्शन r को कंटिन्यूअस उस वक्त कह सकते हैं जब वो एक पॉइंट t इक्वल टू a पर क्या हो, उस पर कोई लिमिट अप्लाई हो रही हो, और वो एग्जिस्ट करे, लिमिट उसकी एग्जिस्ट करे जब t को हम टेंड करें, यानी t की वैल्यूज को a पर अप्लाई करके लिमिट चेक कर रहे हो। तो इस रिस्पेक्ट से हम लिमिट ऑफ कंटिन्यूटी को वेक्टर वैल्यूड फंक्शन में इस तरह से लिख सकते हैं कि r ऑफ t आपके पास है, आपने t को a से रिप्रेजेंट किया,
तो आपके पास जो ओरिजिनल वेक्टर वैल्यूड फंक्शन था वो r ऑफ a में कन्वर्ट हो गया। A vector valued function R is a continuous on an interval I if it is continuous at every point of the interval. Remember that. तो जो हमारे पास फंक्शन है वेक्टर वैल्यूड फंक्शन का, वो R के फॉर्म पर रिप्रेजेंट हो रहा है और वो कंटिन्यूस होना चाहिए उस इंटरवल I पे जो आपको दिया गया है, और एंटायर द इंटरवल वो कंटिन्यूस होगा। सो फ्रॉम दिस डेफिनेशन it follows that the vector valued function it is continuous at t equal to a if and only if, which mean biconditional, okay, which mean biconditional of its all component function is continuous at t equal to a, यानी t equal to a और t equal to a के फॉर्म पर वो कंटिन्यूस भी होगा और जितने भी उसके कंपोनेंट बन रहे होंगे वो सारे के सारे कंटिन्यूस होंगे। लास्ट एग्जांपल जिसमें हम कंटिन्यूटी ऑफ द वेक्टर वैल्यूड फंक्शन चेक कर रहे हैं, that's the simplest thing. Continuity of the vector function. Discuss the continuity of the vector functions, vector valued functions given by this form. Okay, it's a is a constant here. तो based on this, हमें जो क्वेश्चन में t की वैल्यूज दी गई है वो 0 दी गई है, और एज वी नो अबाउट दैट हम t इक्वल टू या t टेंड टू a अप्लाई करते हैं, जबकि यहाँ पर a की वैल्यूज जो है वो 0 रिप्रेजेंट कर रही है एज अ कांस्टेंट। सो वी हैव अ 3 डायमेंशन, सो वी कैन से दैट दिस इज द कंटिन्यूटी फंक्शन ऑफ द गिवन स्पेस। स्पेस के फॉर्मूले को हमने यहाँ पर अप्लाई किया, लिमिट अप्लाई की, लिमिट अप्लाई करने के बाद ये हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया, क्योंकि हमने जब फर्स्ट t पर 0 वैल्यूज अप्लाई की तो वो 0 हो गया, a ऑफ j हमें सेकंड मिला, जबकि थर्ड पर हमें t स्क्वायर से सिंपल a स्क्वायर मिल जाएगा, क्योंकि t स्क्वायर पर हमने 0 अप्लाई कर दिया। बिकॉज r ऑफ 0 इक्वल टू a ऑफ j प्लस a ऑफ स्क्वायर j, सो वी कैन कंक्लूड दैट r इज अ कंटिन्यूअस एट t इक्वल टू 0। And by the similar reasoning, you can conclude that the vector valued function r is continuous of all real numbers of t according to the question, and that will be the base representation of our vector valued function. So अगर हम विजुअलाइजेशन पे इसी चीज़ को देखें तो ये हमारी वो विजुअलाइजेशन है जो ग्राफ की कुछ इस तरह से 3D फॉर्मेट पे बन रही है। अगर आप इस यहाँ पे कर्व देखो ना, तो ये 3D फॉर्मेट है, ठीक है, यानी कोई चीज़ इस तरह से कर्व होकर नीचे की तरफ गई है और फिर ये उस तरफ से उठ रही है, और ये जो लाइन है अगर आप सॉलिड ब्लैक लाइन को देखो तो ये इस तरह से गिर रही है, यहाँ पर इस तरह से यूं गिर रही है, जो कि कंप्लीट 3 डायमेंशन ऑफ स्पेस को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। सो फॉर ईच ऑफ ए कर्व रिप्रेजेंट बाय द वेक्टर वैल्यूड फंक्शन, एग्जांपल 5, दैट्स इज अ गो। It's a parabolic form of the equations. You can think of each parabola of the intersection of the vertical plane y equal to a and the hyperbolic paraboloid. This think y square is equal to x square, that is equal to exactly z. And that's all about the example of the 12.7 as well, जो कि अभी हमने यहाँ पर समझा। तो इसमें वो तमाम a की वैल्यूज है जो नेगेटिव, पॉजिटिव और 0 से एग्जैक्टली शो की जा रही है, जबकि कंप्लीट इक्वेशंस जो कर्व है वो t ऑफ i प्लस a ऑफ j प्लस a स्क्वायर माइनस p स्क्वायर ऑफ k के फॉर्म पर रिप्रेजेंट कर रहा है। सो दैट्स ऑल अबाउट दी 11.1, जहाँ पर हमने टॉपिक बेस से ये समझा कि वेक्टर वैल्यूड फंक्शन क्या है, लॉजिकली किस तरह से वो वर्क करता है। हमने वेक्टर वैल्यूड की बेसिक डेफिनेशन समझा कि स्पेस कर्व और वेक्टर वैल्यूड फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू द प्लेन एंड स्पेस है क्या। फिर उसके बाद हमने कुछ उसकी एग्जांपल्स देखी, फिर लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी को जाना, और उसके बाद हमने कंटिन्यूटी और वेक्टर वैल्यूड फंक्शंस की कुछ एग्जांपल्स भी यहाँ पर करके देखे। तो होपफुली सारी चीज़ें क्लियर होंगी। फिर भी अगर कोई सवाल है, कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो कमेंट सेक्शन पे मुझे ज़रूर बताएं। इसी तरह से जुड़े रहे ताकि चीज़ों को समझना और आपने चीज़ों को मेमोराइज़ करना आपके लिए आसान रहे। नेक्स्ट सेशन पे मिलते हैं, तो हम 12.2 को, जहाँ पर हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ऑफ द वेक्टर वैल्यूड को डिस्कस कर रहे होंगे, तो उस सेशन पे मिलते हैं। सी यू देयर।